Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on asset recognition with a major topic on property under Ind AS 1640 and 116. So let us see data given in this scenario. So we are given on 1st April of current financial year, an entity purchased an office block with a building for rupees 50 lakhs and paid a non-refundable property transfer tax and direct legal cost of rupees 2 lakh 50,000 and 50,000 respectively while acquiring the building. Further, it is given during financial year, the entity redeveloped the building into two-story building. Expenditures on redevelopment were rupees 1 lakh building plan approval, rupees 10 lakhs construction cost including 60,000 refundable purchase taxes and rupees 40,000 due to abnormal wastage of material and labor. So then it is given when the redevelopment of the building was completed on 1st October of the financial year, the entity rents out ground floor of the building to its subsidiary company under an operating lease in return for rental payment, and the subsidiary uses the building as a retail outlet for its products, and the entire entity kept first floor for its own administration and maintenance staff usage. So equal value can be attributed to each floor. तो मीन्स कंपनी ने एक बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट की है, उसको दो स्टोरी में कन्वर्ट किया है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर हमने आगे अपनी सब्सिडरी को ऑपरेटिंग लीज पर दे दिया है, और जो आपका फर्स्ट फ्लोर है जिसे ये मेंटेन बाय द कंपनी इटसेल्फ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज. नाउ डिफरेंट एमसीक्यू हैं आपके. नंबर 1 वी आर आस्किंग डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ ईच स्टोरी ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग सो टू बी कैपिटलाइज्ड बाय द एंटिटी ऑन 1st अक्टूबर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर. जैसे आपकी बिल्डिंग में अब दो स्टोरीज हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, दोनों की अपने कॉस्ट डिटरमिन करनी है. तो लेट अस सी डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अवर बिल्डिंग. तो पहले देखें टोटल कॉस्ट में आपके क्या क्या एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होंगे. सबसे पहले आपने परचेज प्राइस पे किया है, तो वी आर गिवन गया कि परचेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक अमाउंट्स आपके हैं रुपीज़ में, किसी के 50 लैक्स. फिर उसके ऊपर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके सब कैपिटलाइज हो जाएंगे. आपने पे किए हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स विच इज नॉन रिफंडेबल, ये आपका कैपिटलाइज हो जाएगा. तो जिसमें ने जो रुपये 2,50,000 एंड फर्दर वी हैव इनकर्ड अवर लीगल कॉस्ट्स. लीगल एक्सपेंसेस हैं आपके, वी आर आल्सो कैपिटलाइज विच आर डायरेक्ट रुपीज 50,000. एंड देन इट इज गिवन गेट रीडेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. फिर आपने इसको रीडेवलप किया है, रीडेवलपमेंट एक्सपेंसेस. उसमें आपको मेंशन किए हैं, एक तो बिल्डिंग की प्लान की अप्रूवल है और एक आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट्स हैं. तो प्लान अप्रूवल एंड टू कंस्ट्रक्शन. प्लान अप्रूवल की कॉस्ट आपको मेंशन किया है 1 लाख है, एंड फर्दर कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस है 10 लाख, बट इट इंक्लूड्स 60,000 रिफंडेबल परचेज टैक्सेज. तो वो माइनस हो जाएंगे आपके. तो इतनी कंस्ट्रक्शन लगेगी आपकी 940. फिर आपकी कुछ एबनॉर्मल कॉस्ट है, जो भी आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट हो रही है फॉर मटेरियल लेबर, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये पी&एल में चार्ज हो जाएगी. तो दिस इज नॉट एडेड, तो जिसे चार्ज टू पी&एल, इसको पी&एल में ट्रांसफर कर देंगे. नाउ अवर बिल्डिंग इज रेडी, सो ऑन 1st अक्टूबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू दैट टाइम दीज आर टोटल एक्सपेंसेस. तो ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी फॉर द होल बिल्डिंग, जिस इज अवर 53 लैक्स. सो प्लस 1 लाख प्लस 940,000, टोटल कॉस्ट लीजिए 63,40,000. अब आपके पास इसमें दो बिल्डिंग्स हैं आपकी. वन इज अगर ग्राउंड फ्लोर है आपका एंड सेकंड इज फर्स्ट फ्लोर, एंड इट इज गिवन दैट इक्वल वैल्यू कैन बी एक्टिविटी टू ईच फ्लोर. तो दोनों की इक्वल वैल्यू है, इट मीन्स व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ईच फ्लोर 6340. इसको आप कर लीजिए हाफ, इक्वली डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2. सो कॉस्ट विल बी रुपीज 31,70,000, रुपीज 31,70,000 for ground floor as well as for first floor. So you can see which option is correct. Answer is option B.
Next we have second MCQ. They're asking, so how will the entity account for the ground floor of the building in its separate financial statements? तो अब देखो आपने अब मेंशन करना है, so how this ground floor of a building will be recognized in separate financial statements of entity. अब देखिए ग्राउंड फ्लोर जो था ये हमने अपनी सब्सिडरी को लीज पे लिया है और उससे आपको मिलेगी रेंटल इनकम. तो इट मीन्स वी कैन से कि दिस ग्राउंड फ्लोर है, सो इट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. बट जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को लीज पे देते हैं जिससे रेंटल इनकम मिलेगी वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी. इट मीन्स इट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इन्वेस्टिंग होती है जिससे आपको इनकम अर्न होती है रेंट से या कैपिटल एप्रिसिएशन से. तो जिससे ये क्लासीफाई है इन्वेस्टमेंट टू प्रॉपर्टी. तो एंड दिस इज एज पर अब AS 40. तो इन AS 40 में आता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. इट मीन्स नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Next we have third MCQ. So we are asking, how will the entity account for the first floor of the building in its separate financial statements? अब आपको मेंशन करना है अबाउट फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग. ये आपको मेंशन किया है जो फर्स्ट फ्लोर है किसी यूज्ड एंटिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज. तो इट इज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज. तो इट मीन्स इट इज यूज्ड तो इन ओन बिजनेस. And this is just like owner occupied property. Since it is used in own business and owner occupied property, so therefore it is classified as or it is recognized so as property plant and equipment PPE. So under in the AS 16. So you can see which option is correct. So in this case answer is option number C is correct. Next we have MCQ number 4. So how will the subsidiary company account for the ground floor of the building in its separate financial statements? तो अब देखिए अब जो सब्सिडरी कंपनी है when it will prepare its separate financial statements, so it is using ground floor for its business purpose. A subsidiary is not owner of the property. Owner is its parent company, holding company. So it means, so since it is not owner, so we say that it will not be recognized in books, but this asset is taken on lease, but it is taken on operating lease. So which is covered under Ind AS so 116. So as per Ind AS 116, when asset is taken on operating lease, it is recognized as राइट ऑफ यूज एसेट विच इज कॉल्ड ROU एसेट. इसको आपने शो करना है एज राइट ऑफ यूज एसेट एंड दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ अवर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बट एज पर Ind AS 116. So now you can see so which option is correct. So in this case answer is option B is correct. Next we have MCQ number 5. So they are asking how the ground floor of the building will be shown in consolidated financial statements of the entity as a group. अब देखिए आप देखें कि एंटिटी है एज ए ग्रुप. सो एंटिटी इज ए ग्रुप. अब एज ए ग्रुप देखो इसने ग्राउंड फ्लोर को लीज पे लिया है. ग्राउंड फ्लोर इज गिवन ऑन लीज टू सब्सिडरी और जो फर्स्ट फ्लोर है इट इज यूज्ड बाय इटसेल्फ. पर जब आप बना रहे हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट CFS फॉर द होल ग्रुप अब सब्सिडरी कंपनी जो है वो भी उस बिल्डिंग को यूज कर रही है फॉर रिटेल पर्पज, रिटेल ऑफ गुड्स. इट मीन्स फॉर कंसोलिडेशन पर्पज सब्सिडरी इज आल्सो यूजिंग फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज इट इज यूज एज रिटेल बिल्डिंग. अब जो आपकी फर्स्ट फ्लोर है जिसे ऑलरेडी यूज फॉर बिजनेस पर्पज, so used for business. It means from consolidation point of view for the whole group तो पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है आपकी ये कैपिटलाइज हो जाएगी एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. इट मीन्स अवर करेक्ट आंसर इज सो होल बिल्डिंग विल बी क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज तो इन AS 16.
So therefore, correct option is answer is option A. So in this lecture, we discuss a case scenario based on investing in building and property under different Ind AS. तो फर्स्ट टॉपिक वीडियो कौन सी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।